14 सितंबर को तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम, विचारधारा और संगठन की घोषणा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सवाल ये है कि क्या बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्या अन्नामलाई 2031 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि 14 सितंबर को वह अपनी नई पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। पार्टी के नाम से लेकर उनकी विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे तक की पूरी जानकारी उसी दिन सामने आएगी। इसके बाद नवंबर और दिसंबर में अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राज्य की राजनीति को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। दरअसल अन्नामलाई पिछले कुछ महीनों से वी द लीडर्स नाम का एक आंदोलन चला रहे हैं। इस पहल के जरिए युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने अपने गृह नगर अरावकुरुची में प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत की है। खास बात यह है कि उनकी प्रस्तावित पार्टी में जिला समन्वयक यानी जिला कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 50 वर्षों से कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। यानी साफ संकेत है कि अन्नामलाई अपनी राजनीति को युवा नेतृत्व और नई पीढ़ी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिस पर अन्नामलाई की नई पार्टी काम करती दिखाई दे रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनका पहला फोकस ओबीसी और एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास समुदायों पर हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने युवाओं, महिलाओं, शहरी मतदाताओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच मजबूत आधार बनाया है। ऐसे में अन्नामलाई ओबीसी, एमबीसी, किसान, व्यापारी और मध्य वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फोकस कोंगू क्षेत्र माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में कोंगू क्षेत्र को सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ विधानसभा की 57 सीटें हैं और राज्य की सत्ता तक पहुँचने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अन्नामलाई क्षेत्र के किसानों, व्यापारी और मध्य वर्गीय परिवारों के बीच अपनी स्वीकृतता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा अन्नामलाई के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालते हैं। अन्नामलाई ने 25 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। कर्नाटक केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई को पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद तमिलनाडु बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अपने कार्यालय के दौरान उन्होंने एनुमन एनुमक्कल यानी मेरी धरती मेरे लोग यात्रा निकाली, जिसके जरिए उन्होंने राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। हालांकि चुनावी सफलता उन्हें नहीं मिल सकी। 2021 विधानसभा चुनाव में वे अरावकुरुची सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद 2026 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल एक सीट पर जीत मिली। इसी बीच पार्टी नेतृत्व और अन्नामलाई के बीच मतभेदों की खबरें भी सामने आने लगी। अन्नामलाई ने 3 जून 2026 को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था, जिससे पार्टी ने 5 जून को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि पिछले 18 महीनों से पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके मतभेद चल रहे थे। अन्नामलाई के अनुसार तमिलनाडु की राजनीति को आगे बढ़ाने के तरीके को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की सोच अब एक जैसी नहीं रह गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर ही वे बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा करके उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अन्नामलाई के जाने से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अन्नामलाई ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को युवा, आक्रामक और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में स्थापित किया था। सोशल मीडिया और शहरी मध्यम वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनके अलग होने से युवाओं के बीच बीजेपी की पकड़ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में बीजेपी अपना सबसे चर्चित और सबसे बड़ा क्षेत्रीय चेहरा भी खो चुकी है।
साथ ही डीएमके विरोधी वोटों के बंटने की संभावना को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि बीजेपी को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अपने संगठनात्मक ढांचे पर भरोसा है, लेकिन अन्नामलाई के जाने का वास्तविक राजनीतिक असर आने वाले वर्षों में और खासकर 2031 विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। फिलहाल सबकी नजर 14 सितंबर पर टिकी हुई है। क्या अन्नामलाई सिर्फ एक नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नई ताकत के उदय की शुरुआत होने वाली है? क्या उनकी नई पार्टी टीवीके, डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच राजनीतिक समीकरणों को बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग साबित होगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.